नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। आपके साथ आज की क्लास की शुरुआत करें इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड मेरे बारे में है। अनअकैडमी की बात करें तो हर साल 3 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होता आया है। 1.5 एक्सटेंशन बोनांजा ऑफर चल रहा है, जहाँ पे 12 मंथ के साथ 6 मंथ, 18 महीने के साथ 9 महीने और 24 महीने के साथ 12 महीने फ्री दिए जा रहे हैं। और ये जो ऑफर है वो 24 जून को एंड हो रहा है। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र, जिसमें यदि आप इंटरव्यू की भी चुनौती को पार कर ले जाते हैं तो आपको 100% फी रिफंड की जाएगी। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 16 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके थ्रू आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये 18 जून से है। इसके अलावा कुछ ये आपका बैच है ऑल स्टार एंड फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2024-25 के लिए। ये जो है बैच आपका 2022 से जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो आप इसमें MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। लक्ष्य बैच है जिसकी शुरुआत 22 जून से होगी, ठीक है। इसमें भी एडमिशन के लिए आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। ये कुछ ऑप्शनल बैचेज हैं, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, PSIR, अगेन सम ऑप्शनल बैचेस। तो प्रधानमंत्री की सीरीज़ पे हम और आप बात कर रहे थे, और जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रधानमंत्री सीरीज़ लाने के पीछे का जो मेन मोटो था वो ये कि आपको भारत की विकास यात्रा समझाई जाए कि एक्चुअल में ये जो इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे कैसे किन किन फेजेस में हुआ है। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम था कि यदि हम नेताओं के माध्यम से ज़रा उसको ट्रैक करें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो समझना है या भारत की एक व्यापक समझ बनाना है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इससे हमारा ना केवल पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसके साथ साथ जो है हमारा इकोनॉमी का कुछ क्रूशियल पार्ट, सोसाइटी का, गवर्नेंस का और एथिक्स का मेजर जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। अभी तक की क्लासेस में हमने ऑलरेडी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की चर्चा ऑलरेडी कर ली है। आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं मोरारजी देसाई की। अब यदि आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे मतलब लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पे जाके आप जो जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा, जिससे कि आप जब मोरारजी देसाई तक आएँ तो उसके पीछे की जो भी बैकग्राउंड स्टोरी इंडिया में चल रही है वो आप ट्रैक करते चलें, साथ के साथ बढ़ते चलें और एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करें। अब जैसे कि अभी हम लोग इस चर्चा पे आए, इसके पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि 1947 में जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो दरअसल वो अंतरिम सरकार के PM बनते हैं। उसके बाद फिर आम चुनाव में फिर से जब कांग्रेस विजयी होती है, प्रधानमंत्री बनते हैं आपके पंडित नेहरू। 64 में जब उनका देहावसान हो जाता है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा के बाद हमने देखा था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं और कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं के कामराज वो रोल प्ले करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अगले PM बनते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री के PM बनने पे अगेन ऐसा हो गया कि भारत को फिर से बहुत बड़ा झटका मिला जब हमारे प्रधानमंत्री की ताशकंद में जो है रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री का दौर और फिर भारत में इमरजेंस होता है इंदिरा गांधी का। और हम लोगों ने इंदिरा गांधी में ये समझा था कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहता है 1975 के दौरान, जब उन्होंने आपातकाल भारत में लगा दिया। तो आपातकाल के दौरान पुनः जब चुनाव कराए जाते हैं तो उन चुनावों में मोरारजी देसाई की जीत होती है। एक्चुअली जनता दल की जीत होती है और जनता दल के जो नेता थे मोरारजी देसाई, उनकी जीत होती है। अब पिछली क्लासेस अगर आपको याद हो तो उसी में हमने चर्चा कर लिया था कि उसके बाद जो 1980 के चुनाव होते हैं वहाँ फिर से इंदिरा गांधी जीत के आती हैं। शायद मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बोल दिया था कि चंद्रशेखर ने समर्थन एक्चुअली वापस लिया था। दरअसल जो जनता दल के पार्टी थी उसमें चंद्रशेखर और आपके चौधरी चरण सिंह दोनों ही समर्थन दे रहे थे। तो वहाँ पर एक्चुअली चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन ले लिया था और सरकार गिर जाती है। पुनः जब चुनाव होते हैं तो फिर से इंदिरा गांधी की जीत होती है और 80 से 84 के बीच में फिर से इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। और 84 में फिर से जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और अगले प्रधानमंत्री फिर कौन होगा वो हम समझें। उसके पहले क्योंकि बीच में प्रधानमंत्री रहते हैं आपके मोरारजी देसाई, जनता दल के नेता, तो मोरारजी देसाई का क्या योगदान है, मोरारजी देसाई के बारे में क्या खास बातें हैं जो हमें आपको जान लेनी चाहिए, उसकी चर्चा हम आज की क्लास में आपके साथ करने वाले हैं। यदि आप
देसाई जो है उनके कार्यकाल को समझना है, तो फिर से जरा हम प्रारंभिक से शुरू करते हैं कि एक्चुअली धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ताकि हम एक होलिस्टिक समझ बना पाएँ कि एक्चुअली में जो भारत में जो परिवर्तन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो पहले जरा इनका प्रारंभिक जीवन वगैरह देखते हैं। देखिए, ये एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे, और अगर थोड़ा आपको इतिहास याद हो तो आप देख रहे होंगे कि पहले गुजरात और बॉम्बे दोनों एक संयुक्त प्रांत हुआ करते थे ना। बाद में क्या हुआ, बम्बई और गुजरात को अलग अलग किया गया। तो उस समय ये आपका एक गुजराती फैमिली, वैसे तो मानेंगे तो गुजराती फैमिली में इनका जन्म हुआ। पिताजी रणछोड़ जी नागरजी देसाई, और उनकी माता का नाम था वाजियाबेन देसाई। इनका जो जन्म हुआ वो भदेली गांव, बुलसर जिला, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तब जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। बाद में विभाजन के बाद गुजरात और बॉम्बे अलग अलग हो गए, यहाँ पे हुआ था। देखिए, इनके पिताजी एक स्कूल के शिक्षक थे, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत संघर्ष किया इन्होंने अपने जीवन में, और संघर्ष के बाद फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई की, इन्हीं संघर्षों में अपनी पढ़ाई की। एक्चुअली क्या था कि इतना अच्छे थे पढ़ाई करने में, बहुत मेहनती थे, कि जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो उस समय मोरारजी देसाई डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, सिविल सेवक रहते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, लेकिन 1927-28 के दौरान दंगा होता है भारत में। अब 27-28 यदि आपको याद हो तो 1927-28 ये वही दौर था जब भारत पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था। ठीक है, 1928, 27, 28, 29 रावी नदी का अधिवेशन, लाहौर में रावी नदी के तट पर जो अधिवेशन चल रहा था जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग थी, उसी के दौरान जो है हिंदुओं पर वहाँ पे एक्चुअली दंगा हो रहा था, और इनके ऊपर ये आरोप लगा कि एक्चुअली ये हिंदुओं के साथ नरमी बरत रहे हैं। अब नरमी बरत रहे हैं तो इसी वजह से इनको दोषी पाया गया। अब दोषी पाए जाने पर मोरारजी देसाई ने उसी बात पर इस्तीफा दे दिया डिप्टी कलेक्टर यानी सिविल सेवक के पद से। और इसके बाद फिर ये सक्रिय रूप से महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हुए। अब 1935 में जब सविनय अवज्ञा हुआ तो मोरारजी देसाई ने उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। कांग्रेस के विविध मंचों से बोलने वाले नेता बनते हैं, और कहीं ना कहीं गांधीवादी छवि के नेता थे। तो कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, हर तरह के जो मूवमेंट्स थे गांधी जी के नेतृत्व में, सबके ये साक्षी बनते हैं। इसके बाद जब अंग्रेजों का ही शासन था तो उस समय ये मतलब उसके भी पार्ट बनते हैं, उस समय भी सरकार के विभाग बनते हैं आपके कांग्रेस की तरफ से। फिर जब भारत की आज़ादी हो जाती है तो भारत की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता से पहले तो एक्चुअली वो बॉम्बे के गृह मंत्री थे। मतलब मैंने आपसे अभी बताया कि जब ये जब सरकार बन रही थी, ब्रिटिश सरकार, आपको याद होगा चुनाव हुए थे, ब्रिटिश सरकार में जो चुनाव हुए थे तो उस समय ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गृह मंत्री चुने गए थे। फिर बाद में आपको पता है 1952 से भारत में चुनावों की शुरुआत हुई है, और जैसे 1952 में भारत में चुनाव की शुरुआत हुई तब ये बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए। अब 1952 में जैसे ही बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उस समय क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी भाषाई आधार पर राज्य में मांग होने लगी, या देश में कहीं मांग होने लगी भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन की। हर राज्य कहता था, जैसे अभी हाल में आपने देखा तेलंगाना का विभाजन हुआ, तो ऐसे ही भाषा के आधार पर जब लोगों ने मांग करना शुरू करी कि राज्यों को बांटो, तो ऐसे ही मांग आपके जिस प्रांत में, यानी बम्बई जो प्रांत है वहाँ पे मांग उठने लगी। इंदुलाल याग्निक नेतृत्व कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि जो है गुजराती भाषी अलग राज्य बनाए। गुजरात के लिए अलग राज्य की डिमांड हो रही थी, गुजराती भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग हो रही थी। तो मोरारजी देसाई एक्चुअली इससे वाकिफ नहीं थे, इससे मतलब इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, वो इस तरह की मांग नहीं मानते थे। हालांकि मतलब मोरारजी देसाई का क्या कहना था कि हम एक काम करते हैं, जो बॉम्बे है, एक्चुअल बॉम्बे अभी का मुंबई वाला, इनका ये कहना था कि बम्बई को हमें एक अर्बनाइज्ड लोकेलिटी, जैसे अर्बनाइज सोसाइटी जो है बना देना चाहिए और बाकी सब एक रहना चाहिए। तो जो इंदुलाल याग्निक की जो डिमांड थी, इससे ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। देखिए इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में महागुजरात आंदोलन में ये बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे थे, राइट। अब जब ये आपके बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे तो उस समय हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू। यदि जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो हम देखते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी, क्या वो समाजवादी थी? तो पूर्ण समाजवादी भी नहीं थी। क्या वो उदारवादी थी? तो पूर्ण उदारवादी भी नहीं थी, मिक्स मॉडल लेके चलते थे। मोर और लेस यदि नेहरू जी की बात करें तो वो खुद ऐसा कहते थे कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। यूएसएसआर के पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत प्रभावित थे।
बट जब हम मोरारजी देसाई की बात करते हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू की इन पॉलिसी से बहुत ज़्यादा एसिमिलेट नहीं कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो मोरारजी देसाई हैं इनका जो छवि थी वो समाजवादी नीतियों के विरुद्ध कहा जाए, जो उदारवादी नीतियाँ हैं, उदारवादी या कह लीजिए व्यवसायी समर्थक, जहाँ पे लिबरलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, ये उसके समर्थक ज़्यादा थे। तो नेहरू की जो कोर आइडियोलॉजी थे इससे ये ज़्यादा मतलब कह लीजिए कि इनके थोड़े मतभेद थे, हालांकि मनभेद नहीं था, मतभेद जरूर था। अब आते हैं, ये तो प्रथम दौर हुआ, इसके बाद भारत की राजनीति कैसे कैसे चेंज हुई। देखिए, जब तक प्रधानमंत्री नेहरू रहते हैं तब तक तो कहते हैं नेहरू का कद इतना बड़ा था, नेहरू पढ़े लिखे व्यक्ति थे अपने समय के, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो जो उनका कद था ना, अब अगला प्रधानमंत्री कौन हो वो उनके कद को मैच करने वाला शख्सियत होना चाहिए। 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में चर्चा ये उठती है कि अगला प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। ठीक, तो जो सबसे प्रबल दावेदारी लेके आ रहे थे वो थे आपके यही देसाई। देसाई एक प्रबल दावेदार बनकर आ रहे थे कि भाई हमें ही क्या बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। अब वो दौर एक ऐसा दौर था जहां पे कई सारे नेता ये बात कर रहे थे कि उन्हें ही पीएम बनना चाहिए, जिसमें देसाई भी एक थे। होता क्या है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे के कामराज ने एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री का समर्थन किया। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोरारजी देसाई को कैबिनेट में बुलाया जाता है कि भाई एटलीस्ट आप, मतलब उनको ये बोला जाता है कि तुम कैबिनेट के भाग बन जाओ, कैबिनेट के पार्ट बनो। लेकिन वो जो अल्पकालिक शास्त्री जी का कैबिनेट था, अल्पकालिक मतलब 66, मतलब उनका 66 में तो ताशकंद समझौते के दौरान उनकी मृत्यु ही हो गई थी, तो अल्पकालिक शास्त्री कैबिनेट में जो मोरारजी देसाई हैं वो भाग नहीं लेते हैं। वो उस कैबिनेट के जो पक्षधर थे, पक्षधर नहीं बनते हैं, कैबिनेट में भाग ही नहीं लेते हैं। 66 में जब शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो फिर से वही सवाल शुरू कि अब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राइट। अब फिर से प्रधानमंत्री के नामों की दौड़ में जो नाम आगे चलने लगा वो था आपका मोरारजी देसाई का, और दूसरा जो नाम, बड़ा नाम सामने आ रहा था वो था नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी का। अब या तो इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। होता क्या है कि पार्टी समर्थन करती है इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी बन जाती है प्रधानमंत्री। फिर जब पुनः चुनाव भी होते हैं 1966 में, कांग्रेस की जीत होती है और इंदिरा गांधी बनती हैं प्रधानमंत्री। अब इस बार जो इंदिरा कैबिनेट थी, इंदिरा गांधी जिस टर्म्स पे वहाँ पे बनती हैं, प्रधानमंत्री बनती हैं, ऐसा माना जाता था ये तो गूंगी गुड़िया हैं, कुछ बोलेंगी ही नहीं, राइट। राम मनोहर लोहिया ने इनको गूंगी गुड़िया भी कहा था, पिछली क्लासेस याद करिएगा। तो ऐसे में जो देसाई हैं वो इंदिरा कैबिनेट के भाग बनते हैं। इंदिरा कैबिनेट में ये उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हैं, मतलब आपके वाइस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसके साथ साथ गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी इनको सौंपा जाता है। ऐसे में बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे इंदिरा गांधी का जब कद बढ़ने लगा कांग्रेस में, तो याद करिएगा, अगर आपको पिछली कक्षा इंदिरा गांधी की याद हो तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि इंदिरा गांधी ने बिना वित्त मंत्री से पूछे ही, वित्त मंत्री आपके मोरारजी देसाई थे, तो बिना इनसे पूछे ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी थी। ना केवल बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा, बल्कि कांग्रेस पार्टी नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के रूप में प्रमोट कर रही थी, वहीं इंदिरा गांधी ने प्रमोट किया था आपके वीवी गिरी को। अब कहीं ना कहीं इसमें भी खींचतान मची हुई थी। इन सब की वजह से बाद में क्या होता है कि जो वित्त मंत्रालय वाला पोर्टफोलियो मोरारजी देसाई के पास था, इंदिरा गांधी ने ये पोर्टफोलियो वित्त मंत्रालय भी अपने हाथ में ले लिया। ऐसे में जो मोरारजी देसाई हैं उनसे कहा गया कि, मतलब इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कहा गया कि भाई तुम चाहो तो अपने आप उप प्रधानमंत्री वाले पद पर बने रह सकते हैं। अब इंदिरा गांधी के ऐसा करने पे, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पे या वीवी गिरी को समर्थन करने पर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक भाग के जो नेता थे, एक दल के जो नेतृत्व था वो देसाई कर रहे थे, वहीं दूसरे दल का नेतृत्व इंदिरा कर रही थी। तो होता क्या है कि जब देसाई को वित्त मंत्रालय से हटाया गया, वित्त मंत्रालय का जो पोर्टफोलियो था जब इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में ले लिया, तो इन्होंने उप प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। ठीक, अब होता क्या है कि इसी दौरान कांग्रेस में जो है दो गुट थे वहाँ पे, इंदिरा गुट और आपका जनता दल का गुट, मतलब कह लीजिए कांग्रेस का दूसरा गुट सक्रिय होता है। चुनाव होते हैं,
जहाँ पे सारा विपक्ष एक होता है, जिसने एक ही नारा दिया था, इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी ने एक ही नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और फिर से सरकार चुन के आ जाती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी पीएम बनती हैं और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे कह लीजिए ताबड़तोड़ स्टेप्स लिए। ताबड़तोड़ स्टेप्स में याद होगा आपको, प्रिवी पर्स हटाया, 42वां संविधान संशोधन के साथ साथ 71 का जो युद्ध हुआ, जहाँ से थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते थे वो किसी और लेवल पे पहुंच गए, राइट। इसके अलावा जब और भी देखें तो इंदिरा गांधी ने के जो स्टेप्स थे कहीं ना कहीं वो इस एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं कि 1975 आते आते इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। 21 महीने तक जब ये आपातकाल चलता है तो इस आपातकाल में कई बड़े दिग्गज नेता जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे उन सबको जेल में डाल दिया जाता है, और जेल जाने वालों में मोरारजी देसाई भी शामिल थे, ठीक। और इसके बाद फिर से भारत में चुनाव का दौर शुरू होता है। तो जब इंदिरा गांधी ने एक्चुअली चुनाव की घोषणा कर दी, उनको ऐसा लगता था कि वो चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन पूरा विपक्ष एक होता है और पूरे विपक्ष की जो पार्टी थी वो बनती है जनता दल, भारतीय जनता दल। भारतीय जनता दल इस बार चुनाव में जीत जाती है। ऐसे में यदि आपको याद हो तो आपातकाल में एक बड़े नेता थे जेपी जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण ने जनता दल में एक्चुअली मोरारजी देसाई के नाम को प्रमोट किया कि मोरारजी देसाई को अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो 1977 का दौर और जो है आपके मोरारजी देसाई बन जाते हैं प्रधानमंत्री। अब देखिए प्रधानमंत्री तो बन गए जैसे, लेकिन जैसे हमने आपसे बताया था कि जनता दल में बहुत सारे नेता थे जो आपको अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार समझ रहे थे, राइट। उसमें चौधरी चरण सिंह भी थे, चंद्रशेखर भी थे, मोरारजी देसाई भी थे, लोग जेपी की भी बात करते कि जेपी भी पीएम बन सकते हैं, राइट। तो इस तरह का दौर था जिस दौर में जनता दल जो एक गठबंधन की सरकार है, उस गठबंधन सरकार के नेता बनते हैं मोरारजी देसाई। बहुत शॉर्ट टेन्योर रहता है पीएम पद का इनका। अब इसके बाद इनकी जो सरकार है वो कैसे गिरी उस पे आए, इसके पहले देखते हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में इनके क्या क्या कार्य हैं। देखिए जैसे ही जब ये प्रधानमंत्री चुन के आते हैं 1977 में, तो सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया था कि जो काम 75 में यानी आपातकाल के दौरान एक्सट्रीम मेजर्स लिए गए थे, जैसे कहीं ना कहीं मीडिया के लिए, है ना, मीडिया के साथ जो है एक्सट्रीम हुआ था तो ये मीडिया के साथ नरम होते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कोशिश की कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे थोड़े रिश्ते सुधारे जाएं। तो इन्होंने, कहा जाता है कि उस समय के जो पाकिस्तान के आर्मी हेड थे जुल्फिकार, उनसे भी इनकी बात होती थी। कुछ साक्ष्य इवन मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये गोमूत्र का सेवन किया करते थे, तो प्रेस पे यानी फ़ोन पे बताया करते थे कि भाई ऐसे करो और इस तरीके से आप स्वस्थ रहेंगे, दिस दैट, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सचेंज किया करते थे। इसके साथ साथ इन्होंने ना केवल आपके पाकिस्तान के साथ बल्कि 1962 से जो हमारे चीन के साथ गहमा गहमी वाले रिश्ते बन गए थे युद्ध के बाद, वो भी रिश्ते सुधारने का इन्होंने काम किया। इसके अलावा यदि हम बात करें इनके और सुझावों की, तो 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था, राइट। परमाणु परीक्षण किया था। अब परमाणु परीक्षण करते ही भारत की, मतलब भारत को लेके पूरे विश्व में एक आंखें फटी की फटी रह गई थी कि अरे भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। न्यूक्लियर टेस्ट करते हम विश्व की व्यवस्था में एक रडार पे आ गए, राइट। अब जो यूएसए है या जो वो देश जिनके पास पहले से परमाणु हथियार थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत, या अभी भी नहीं चाहते कि भारत जैसे देश एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। हालांकि कहा जाता है कि मोरारजी देसाई शांतिवादी नीतियों के समर्थक थे। इन्होंने विश्व को यह आश्वासन दिया कि भारत परमाणु का जो यूज़ है वो शांतिपूर्ण तरीकों में ही करेगा, लेकिन अमेरिका के दबाव डालने पर भी इन्होंने एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इस पर साइन नहीं किया था। तो यदि विदेशी रिश्तों की बात करें तो चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश, पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश, और वहीं कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी थोड़ा गहमा गहमी वाले रिश्ते चल रहे थे, राइट। परमाणु परीक्षण को इन्होंने आगे ले जाने के लिए भी काम किया, ठीक है, कि परमाणु से वो मतलब बिजली बनाने का काम, जो घरेलू उपयोग में परमाणु का काम है, ये सारा इन्होंने बोला कि हाँ ये हम करेंगे। फिर देखिए और क्या किया, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत के रुख की पुष्टि कर दी। उन्होंने ये बता दिया कि देखो भारत एक शांति प्रिय देश है, हम एक शांति को मानने वाले देश हैं, तो हमारा जो भी परमाणु का यूज़ होगा वो किसी भी विध्वंसक कामों के लिए नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ शांति वाले कामों के लिए ही परमाणु का यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए एक खास घटना जो देसाई के कार्यकाल में हमें आपको समझनी है वो है रॉ।
रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। एक्चुअली बी रमन की किताब आई थी द कैरो बॉयज ऑफ रॉ, वहाँ से यदि हम देखें तो रॉ के साथ जो इंटेलिजेंस मतलब जो रॉ के साथ रिसर्च एनालिसिस विंग के साथ कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं जिसके लिए भी देसाई को जाना जाता है। यदि मीडिया रिपोर्ट्स को देखें, मीडिया रिपोर्ट्स और इस बुक को साक्ष्य बनाएं तो ऐसा लगता है कि जो मोरारजी देसाई ने मतलब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की, ऐसा लगता है कि उन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इनडायरेक्टली वे में ऐसा हेल्प किया या कुछ इस तरीके से कह लीजिए सहायता दी जिससे उनका परमाणु परीक्षण संपन्न हो पाया। जरा समझते हैं मुद्दा क्या है। देखिए, यदि मीडिया रिपोर्ट्स को आधार बनाएं, मीडिया रिपोर्ट को समझें, तो मीडिया रिपोर्ट कहती है कि जब देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जब देसाई आपके भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो है पाकिस्तान से जो हमारे रिश्ते हैं वो सुधरें, राइट। अब पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के दौर में जैसे ऐसा होता था कि भाई इनकी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर्स थे, जो वहाँ पे नेता होते थे, उनसे भी इनकी बातें होती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपना बातें वगैरह करते रहते थे फ़ोन वोन पे। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में चीज़ें और आगे बढ़ती हैं और ज़्यादा बढ़ती हैं। कहा जाता है मोरारजी देसाई ऐसा मानते थे कि जो रॉ है ये इंदिरा गांधी का प्रेटोरियन गार्ड है। प्रेटोरियन मतलब कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलता है। ये रॉ ही है जिसकी वजह से इंदिरा जो विपक्षी दल हैं उनके बारे में जो खुफिया जानकारी है रॉ इनको इंदिरा गांधी को उपलब्ध कराता है। ऐसे में जैसे ही मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि जब तक मैं पीएम रहूँगा तो जो रॉ की मतलब जो रॉ का बजट है उसमें कॉस्ट कटिंग करेंगे। ये नहीं चाहते थे कि जो है रॉ का जो बजट है मतलब कहीं ना कहीं उसको उन्होंने कट करना शुरू कर दिया, रॉ के बजट में भारी कमी। अब आपको पता है कि रॉ जो है खुफिया माध्यम से चीज़ें पता करता है। कहा जाता है कि उस समय रॉ और अगर कुछ मीडिया साक्ष्यों को माने तो रॉ मोसाद के साथ मिलकर, मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, ये दोनों मिलकर ये पता करना चाह रहे थे कि क्या पाकिस्तान में गुप्त रूप से कोई परमाणु परीक्षण का काम तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अब कहा जाता है कि पाकिस्तान जैसे ही भारत परमाणु संपन्न हो गया था तब से पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द वो भी एक परमाणु संपन्न देश बन जाए। इसके लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा था, राइट। अब रावलपिंडी की एक जगह है जिसका नाम है काहुता, और इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन काहुता। इस जगह पे मोसाद और रॉ को ये शंका होती है कि जरूर यहाँ पे परमाणु परीक्षण जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब कैसे पता करें? कहा जाता है कि इन लोगों ने वहाँ से मतलब जो रॉ के एजेंट्स हैं या मोसाद के जो लोग हैं वहाँ से नाई की दुकान से कुछ बाल इकट्ठा किए, बाल मतलब हेयर्स इकट्ठा किए, ये चेक करने के लिए यदि परमाणु परीक्षण होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परमाणु के जो सैंपल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो नाई की दुकान में जब बाल के सैंपल्स देखा गया तो वहाँ पे हमें मतलब रॉ को परमाणु के जो मतलब पार्टिकल्स है वो मिल गए। तो ये समझ में आ गया कि अच्छा ये लोग जो है सीक्रेटली कहीं ना कहीं परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, ठीक। अब इसके लिए अगर रॉ को और ज़्यादा जानकारी चाहिए थी और ज़्यादा पता करना था तो कहीं ना कहीं उनको फंड की ज़रूरत थी। कहते हैं कि रॉ की जो कॉस्ट कटिंग है वैसे ही फंडिंग बहुत कम करती थी मोरारजी देसाई ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में। ऐसे में जो रॉ चीफ होते हैं वो जाके मिलते हैं मोरारजी देसाई से कि कुछ 7.5 लाख रुपए हमें चाहिए जिसके थ्रू हम ये सीक्रेट जो प्लान है पहले इसके बारे में सारा कुछ पता कर सकते हैं, हम प्रो हो सकते हैं, प्रोएक्टिव हो सकते हैं इस मेजर्स में। कहा जाता है मोरारजी देसाई ने उनकी बात नहीं मानी और उनको हटा दिया। इसके बाद जो रॉ चीफ है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इसी एवज में क्या होता है, इस्तीफा देने के बाद जब रॉ चीफ ने इस्तीफा दे दिया और मतलब मोरारजी देसाई को ये बात पता चल गई, कहा जाता है कि एक बार बात ही बात में ये पाकिस्तान के जो आर्मी हेड थे उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने बात ही बात में ये बोल दिया था कि आपके एक खुफिया जो आप लोग खुफिया गुप्त रूप से काम कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें मिल चुकी है। पाकिस्तान के कान खड़े हो गए कि अरे ये इंडिया को पता चल गया। कहा जाता है कि इसी दौर में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया और आज देखिए पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है, राइट। तो मीडिया साक्ष्य के अकॉर्डिंग आज यदि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश बना है तो कहा जाता है यदि रॉ का जो वो ऑपरेशन था 10 सालों की मेहनत थी, रॉ 10 सालों से लगातार पता कर रहा था उस परमाणु सीक्रेट मिशन के बारे में और वो पूरा मिशन धरा का धरा रह गया, 10 सालों की मेहनत फ्लॉप हो गई, राइट। नहीं तो शायद आज परमाणु परीक्षण देश या परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान होता या ना होता, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, राइट। तो ये था इनका जो रॉ को लेके क्लैशेस हुए थे वो।
राइट। तो इसका जो वर्णन है ये रॉ के ही जो मेंबर थे, सुरक्षा विश्लेषक थे, बी रमन ने इस बात का खुलासा किया अपनी बुक में, राइट। अब जरा और कुछ देखते हैं कि और मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। तो प्रधानमंत्री रहने के बाद इन्होंने देखा कि जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल में क्या क्या काम किए हैं। तो आपको याद होगा हमने कहा था 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इतना ज़्यादा फेरबदल कर दिया था। इन्होंने सोचा कि कैसे भी करके उसको बैलेंस आउट करना है, लोगों को फ्री किया, मीडिया को आवाज़ें दी। जरा 44वां संविधान संशोधन देख लीजिए। सबसे पहले तो उन्होंने मौलिक अधिकार, जो संपत्ति के अधिकार की तरह कुछ अधिकारों को अधिकार दूसरे से हटा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज एफ और अनुच्छेद 31 नागरिकों को अपनी संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका निपटान करने का अधिकार देते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो याद होगा आपको कि उन्होंने 352 राष्ट्रपति के द्वारा लगवाया था इंदिरा जी ने। इसमें इन्होंने 44वें संविधान संशोधन किया और राष्ट्रपति को ये बोला कि अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 जोड़ा 44वां संविधान संशोधन करके, कि जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार करने के लिए, जो यदि कोई बिल दिया जाएगा तो राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, राइट। तो ये हुआ। इसके अलावा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ये सुनिश्चित किया गया कि यदि संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन करना हो तो वह तभी लागू किया जा सकता है जब भारत की जनता इससे सहमत होगी, ठीक। फिर देखिए डीपीएसपी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 38 में नए सिद्धांत जोड़े गए। इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो था राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल में ये शब्द जोड़ दिया गया कि अब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी है। याद होगा आपको कि जब आपातकाल लगा था, मतलब इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल 1975 में लगाया था, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में 44वें संविधान संशोधन से यह कहा गया कि अब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी होगी। इसके अलावा आंतरिक अशांति नहीं, यदि सशस्त्र विद्रोह होगा तब जो है आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। तो 44वें संविधान संशोधन से पूरी कोशिश की गई कि जो भी 42वें संविधान संशोधन से जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसको काउंटर किया जाए। तो ये कुछ काम रहते हैं मोरारजी देसाई के। लेकिन इसी के बाद ऐसा हो जाता है अपने कार्यकाल में ही कि क्योंकि जो जनता पार्टी थी वो बहुत सारे दल को लेके बनी हुई थी। अब उन दलों में एक ही बात होती रहती थी, इंदिरा को हटाओ, इंदिरा के खिलाफ जांच करो, इंदिरा जी के साथ मतलब पता करो, इंदिरा को जेल में भेजो। इसी चीज की लगातार जो इनके दल के लोग थे मांग कर रहे थे, राइट। इन्हीं के दल में एक नेता थे चौधरी चरण सिंह, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री भी बनते हैं। कहा जाता है चौधरी चरण सिंह जो लगातार इंदिरा विरोध कर रहे थे वही जाके कांग्रेस से मिल जाते हैं, इंदिरा जी के साथ मिल जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन वापस लिया, मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो अल्पमत में चली जाती है और अल्पमत में जाते ही जो जनता दल की सरकार थी वो गिर जाती है। कांग्रेस ने समर्थन दिया चौधरी चरण सिंह को, जो आपके राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है उसके जो है नेता हैं। तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह बन जाते हैं प्रधानमंत्री। अब चौधरी चरण सिंह के बारे में क्या क्या चीज़ें वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में लेंगे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते ही हैं कि कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह से भी समर्थन वापस ले लिया। भारत में पुनः चुनाव और पुनः जो है प्रधानमंत्री बन के आती हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। तो मोरारजी देसाई से समर्थन लेते ही जनता दल की सरकार गिर जाती है। और जैसे ही सरकार गिरती है उसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने अगले चुनावों के लिए जनता दल का प्रचार तो किया था, ठीक है, जनता दल की तरफ से प्रचार किया। हालांकि इसके बाद इन्होंने पुनः कोई पद नहीं लिया। इसके अलावा फिर पुनः जो है ये नहीं आए आपकी राजनीति में। खास बात ये रही कि ये अपने समय के सबसे, अभी तक के अगर हम देखें तो सबसे बुजुर्ग पीएम है, सबसे मतलब बूढ़े एज में, वृद्ध एज में बनने वाले भारत के पीएम है, राइट। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको ना केवल भारत रत्न जो कि 1991 में, और बल्कि पाकिस्तान ने भी अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान यानी निशाने पाकिस्तान से नवाजा है। तो मोरारजी देसाई को भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया। फिर इसके अलावा 1980 में जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने आम चुनाव के रूप में जनता पार्टी के लिए प्रचार तो किया, लेकिन वो खुद ना तो चुनाव लड़ते हैं ना जो है कोई पद लेते हैं। उसके बाद वो मुंबई में रहा करते थे और फिर इनकी मृत्यु होती है 1996 में। तो ये थे आपके मोरारजी देसाई, जिनके बारे में हमने जाना कि ये ऐसे नेता बनते हैं। पहले
गैर कांग्रेसी नेता बनते हैं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे बुजुर्ग उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। अगली क्लासेस में हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की और धीरे धीरे एक एक करके इसी पीएम सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे जिससे आपके भारत की एक व्यापक समझ तैयार होती जाए। अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं अगले प्रधानमंत्री के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।